आइए आज हम देखते हैं नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में। नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये संकेत देती हैं और इनका इतिहास क्या कहता है। अक्सर आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के महीने में जब वायुमंडल बिल्कुल शांत होता है, आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, तो उस समय जब हवाएं तेज़ नहीं चल रही होती, यानी वायुमंडल स्थिरता पे होता है थोड़ा, तो उस टाइम पर हमारे ऊपरी वायुमंडल में, अपर एटमॉस्फेयर में कुछ लाइटनिंग्स होती हैं। कहाँ होती हैं? 60-65 से 75 के बीच में, यानी आर्कटिक रीजन में और अंटार्कटिक रीजन में, नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास हमारी एक सर्कुलर बेल्ट में लाइटनिंग होती है। उसी को हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ये नॉर्दर्न लाइट्स जब हमारे अपर अपर हाफ में दिखती हैं, यानी नॉर्थ पोल के पास, तो उसे हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। जब ये हमारे साउथ पोल के पास दिखती हैं तो हम उन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। इन्हीं नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा कहते हैं। कहाँ से आया ये नाम? ग्रीक्स ने ये नाम दिया इनको ऑरोरा, यानी रोमन जो ग्रीक हैं उनकी जो गॉडेस है सुबह की, यानी गॉडेस ऑफ द डाउन, तो उन्हीं ने कहा इन नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा, क्योंकि ये सुबह के टाइम जब आसमान साफ़ होता है उस टाइम पर दिखते हैं, और जब भोर होती है यानी जब कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती और कंप्लीट लाइट नहीं होती, उस टाइम पर ये लाइट्स हमारी अपर एटमॉस्फेयर में विजिबल होती हैं। जो हमारे इसके बारे में कभी कभी पुरानी मान्यताएं ये कहती हैं, जब इतनी तरक्की नहीं हुई थी ज्योग्राफी के फील्ड में, तो लोगों का ऐसा मानना था, यानी ग्रीक्स का ही, यूरोपियन कंट्रीज़ में ही, तो ग्रीक्स ने इन्हें डांस ऑफ द स्पिरिट्स भी कहा, यानी आत्माओं का नृत्य। फिनलैंड के लोगों का ये मानना है कि जब वहाँ पर बर्फ़ की चादर बिछी रहती है तो वहाँ पे जब फायरफॉक्स बहुत तेज़ी से चलती है तो उसकी पूँछ से ये आसमान में बिजली चमक रही है। वहीं चाइनीज़ ऐसा मानते हैं कि जब आसमान में दो ड्रैगन्स लड़ रहे होते हैं तो उसी से ये हमारी लाइट्स डेवलप होती हैं। तो ऐसी माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं, पर साइंस क्या कहती है इन नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में, चलिए आज हम देखते हैं। तो कहाँ से शुरुआत होती है इन नॉर्दर्न लाइट्स की, यानी ऑरोरा की, जिन्हें हम ऑरोरा कहते हैं। तो इनकी शुरुआत होती है हमारे सन के सेंटर से। ये हमारा सन का है कोर, और यहाँ पर एक रिएक्शन चलता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब मिलती है तो ये कन्वर्ट होती है हीलियम में, और इसके साथ हमारी निकलती है एनर्जी। ये एनर्जी जो है हमारे सन के कोर में चलती है और कोर से चलकर अपर लेयर तक आती है सन की बाहरी परत तक, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है इसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी नाभिकीय संकलन। नाभिकीय संकलन जो हमारा ये प्रक्रिया होती है, इसमें दो हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनते हैं, और हीलियम बनने के बाद जब ये दो एटम जुड़ते हैं तो इन दोनों के जुड़ने में जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी में हमारी गैस निकलती है। वो गैस कहाँ से निकलती है? कोर से, और कोर से वो क्रोमोस्फीयर तक किस तरह आती है? छोटे छोटे सेल्स की फॉर्म में, यानी जो हमारी संवहनीय कोशिकाएं हैं, संवहनीय कोशिकाएं, तो इनके रूप में, यानी कन्वेक्टिव सेल्स। ओके, तो कन्वेक्टिव सेल्स की फॉर्म में ये हमारी जो एनर्जी है ये कहाँ तक ट्रेवल करती है? क्रोमोस्फीयर के सन की आउटर लेयर तक। अब आउटर लेयर पर जब हमारी ये एनर्जी इकट्ठी होती रहती है तो सन की आउटर लेयर पर इतना एनर्जी का जो स्रोत है वो जमा हो जाता है। उसके बाद ये एनर्जी आउटर स्पेस में निकलती है, और आउटर स्पेस में जब ये हमारी एनर्जी निकलती है तो ये कुछ ऐसे रिंग्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, और जब ये रिंग्स हमारी यहाँ से सन की आउटर लेयर से अलग हो जाती हैं तो ये कुछ इस तरह से रिंग्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जब सन की आउटर लेयर से निकलता है तो ये दो पोल्स बना के निकलता है, यानी इस प्लाज्मा के अंदर जो गैसेस हैं, ठीक है, जो इस प्लाज्मा के अंदर गैसेस हैं वो यहाँ पर सन की अपर लेयर पे दो होल्स बना के निकलती है। जाहिर सी बात है,
पूरे सूर्य के चारों तरफ जो बाहरी परत है इस आउटर लेयर पर जितनी भी हमारी गैसेस हैं, जब वो गैस कन्वेक्टिव सेल्स, जब ये सेल्स की फॉर्म में यहाँ पर जमा है और यहाँ से एक सेल निकलेगा, तो ये अपने साथ कुछ एनर्जी लेके निकलेगा और कुछ रेडिएशन लेके निकलेगा। यही सेल्स जब सन की लेयर से बाहर निकलते हैं तो ये सन के मैग्नेटिज्म को भी, यानी सन की मैग्नेटिक लेयर्स को भी अपने साथ खींचते हैं। तो यहाँ पर जब सन से कुछ हमारे सेल्स बाहर निकलते हैं तो वो सन पर यहाँ पर कुछ स्पॉट्स छोड़ जाते हैं। स्पॉट्स क्यों छोड़ जाते हैं? जब एक पॉइंट से सन की एनर्जी बाहर निकलेगी तो ये एनर्जी तो यहाँ पर निकल गई जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अब ये सेल्स यहाँ से चल पड़े आउटर एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? एकदम डाउन। तो जो हमारे स्पॉट्स बिल्कुल ब्राइट थे सन पे चारों तरफ, वहाँ से एकदम से एनर्जी रिलीज़ हो गई, तो यहाँ पर क्या बन गए? हमारे सन स्पॉट्स। यहाँ पर डार्क स्पॉट्स बन गए क्योंकि ये एरिया क्या हो गया? अब कूल। जो हमारा एरिया हॉट था वहाँ से एनर्जी निकलने के बाद हमारा क्या हो गया? ये एरिया कूल। और जब ये हमारा एरिया कूल हुआ, जहाँ से हमारे कन्वेक्टिव सेल्स निकले, तो वो कन्वेक्टिव सेल्स यहाँ पर क्या बनाएंगे? सन स्पॉट। ठीक है। तो ये सन स्पॉट्स जो हैं, ये वो चीज़ है जहाँ से निकलती है हमारी क्या? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा से ये प्लाज्मा कहाँ से निकलता है? सन स्पॉट से। अब जब सन स्पॉट से जो ये प्लाज्मा निकला है, ये अपने साथ क्या कैरी करता है? गैसेस प्लस मैग्नेटिक लाइंस। यानी जो सन का जो मैग्नेटिक स्फीयर है, सन का जो मैग्नेटोस्फीयर है, उसको भी ये साथ में प्लाज्मा कैरी करता है। ठीक है। तो जब ये हमारा प्लाज्मा हमारी धरती के पास पहुंचता है, यानी हमारी पृथ्वी के चुंबकीय कक्ष में, चुंबकीय कक्ष का मतलब मैग्नेटोस्फीयर, हमारी अर्थ के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक लाइंस हैं कुछ इस तरह से, जो हमारे सन से आने वाली हार्मफुल मैग्नेटिक रेडिएशंस को या हीट वेव्स को आने से रोकती हैं। ठीक है। पर सन से जो हमारी ये प्लाज्मा निकलती है, ये लगभग 750 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ती जाती हैं, और जब ये लगभग 3.5 दिन का इनको वक्त लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में, एक प्लाज्मा को अर्थ तक पहुंचने में। जब ये यहाँ पर पहुंच जाती हैं तो ये मान लीजिए ये हमारा एक प्लाज्मा का बबल, यानी एक गैस का गोला हमारा ये पृथ्वी तक आया। तो जब ये हमारे अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस से इंटरेक्ट करेगा, यानी जो हमारा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जब ये इसके संपर्क में आएगा तो ये बहुत हैवी है, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा है। बिलियंस ऑफ जूल्स, बिलियंस ऑफ मेगावाट्स ऑफ एनर्जी सन के एक प्लाज्मा में निकलती है, और वो जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो इसको डिफ्लेक्ट कर देती है इन मैग्नेटिक लाइंस को। जो पृथ्वी की ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, इनको वो यहाँ से तोड़ देती है, यहाँ से वो इनको तोड़ देती है। तो तोड़ने के बाद ये क्या होती है? मैग्नेटिक लाइन। मान लीजिए यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइन टूटी, तो ये जो प्लाज्मा आ रही है, ये इस मैग्नेटिक लाइन को क्या कर देगी? डिफ्लेक्ट। ये इस मैग्नेटिक लाइन को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी, क्योंकि ये तो एक तूफान आ रहा है, सूर्य की तरफ से गैस का तूफान आ रहा है। इसने मैग्नेटिक लाइन, इसमें भी मैग्नेटिक चार्ज है, इसमें भी मैग्नेटिक चार्ज है। ये हमारा अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है। ये बात याद रखना, ये नॉर्थ और साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अलग है। हमारा अर्थ का जो नॉर्थ साउथ पोल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, और इससे जो हमारा मैग्नेटिक लाइन है वो अलग है। तो जब ये हमारे इससे इंटरेक्ट करती हैं तो ये हमारी लाइंस कहाँ चली जाती हैं? पीछे की तरफ। यहाँ से हमारी लाइंस टूट के हमारी पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी आउटर पीछे स्पेस में, मार्स की तरफ, मंगल की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारी सन से आ रही थी मैग्नेटिक लाइंस यानी प्लाज्मा, वो हमारे अर्थ के
जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको काट के यहाँ पर हमारी ये मैग्नेटिक लाइंस हो जाती हैं कम, और जो हमारे अर्थ की पीछे की तरफ मैग्नेटिक लाइंस हैं ये हो जाती हैं स्ट्रेच। ये पीछे की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ये इस तरह से, जो यहाँ पर हमारी ये मैग्नेटिक लाइंस थी, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ये कहाँ चली जाती हैं अब डिफ्लेक्ट होके पीछे की तरफ। तो जो ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस गई यहाँ से, अब क्या होगा, जो यहाँ से हमारा ये प्लाज्मा आया था, जब ये इनसे टकराया तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक चार्ज फ्लो कर रहा था नॉर्थ साउथ। तो जब ये मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये थी, अब जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ, तो ये जो गैसेस हैं इसके अंदर, ठीक है, वो गैसेस इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जब ये गैसेस इन मैग्नेटिक लाइंस के अंदर जो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है, जो यहाँ से पीछे की तरफ इन मैग्नेटिक लाइंस ने डिफ्लेक्ट कर दी, तो यहाँ पर जो गैसेस थी वो इनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जब ये मैग्नेटिक लाइंस इनके पास आएंगे तो ये गैसेस इनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और ये गैसेस कहाँ पर जाएंगी धरती पर, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कमज़ोर होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कमज़ोर होगा। कहाँ पे, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे कम इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये गैसेस हमारी कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेंगी अर्थ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो यहाँ से इंटरेक्ट हुई हैं वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेंगी, इधर। और जब ये पृथ्वी का जो वायुमंडल के चारों तरफ गैसेस हैं, इन गैसों के साथ टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, इन गैसेस को चार्ज कर देंगी, आयंस में कन्वर्ट कर देंगी, और उन्हीं आयंस में कन्वर्ट करने के बाद वो लाइटनिंग होगी जिसे हम कहते हैं ऑरोरा, ठीक है। और ये ऑरोरा जो हमारा नॉर्थ पोल है इसके हमारी नॉर्थ साइड में हुई हैं, जो ये गैसेस थी ये हमारी यहाँ पे आके पोल के नॉर्थ साइड में, जब नॉर्थ साइड में लाइटनिंग हुई है तो इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न, यानी इसे हम कहते हैं डे लाइट ऑरोरा, ठीक है। यहाँ से जब हमारी ऑरोरा की लाइटनिंग दिखती है तो उसे हम कहते हैं डे लाइट ऑरोरा। और उसके बाद जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, यानी पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये फोर्स लगते लगते ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस जो हमारी पीछे की तरफ मुड़ी थी ये आपस में मिल जाती हैं, ये आपस में मिल जाती हैं। तो जैसे ये हमारी लाइंस आपस में मिलती हैं तो जो हमारा इन गैसेस के अंदर मैग्नेटिक चार्ज था वो अब कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, अर्थ की इन मैग्नेटिक लाइंस में। तो जैसे ही वो गैसेस हमारी यहाँ से ट्रैवल करनी शुरू होती हैं, ठीक है, यहाँ से अर्थ के साथ ये ट्रैवल करनी शुरू होती हैं इधर, तो ये हमारा पोल्स, मैग्नेटिक पोल के डार्कर साइड, ठीक है, जो मैग्नेटिक पोल के नाइट साइड है, डार्क साइड, वहाँ पे जाके ये लाइटनिंग होती है। यहाँ से हमारी ये यहाँ पर जाके इधर लाइटनिंग होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट ऑरोरा, ठीक है। तो ये हमारी है डे लाइट ऑरोरा, वो है हमारी नाइट लाइट ऑरोरा। और ये हमारा डे और नाइट ये कंप्लीट एक बेल्ट बनाती है हमारे अर्थ के चारों तरफ। किस रीजन में, कितने एरिया में, हमारी अर्थ पे अगर हम देखें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये जो हमारा 60 से 65 से 75 डिग्री लैटीट्यूड है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी 65 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये रीजन है जहाँ पर हमारी ऑरोरा की नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं। जब ये नॉर्थ पोल के पास दिखती हैं तो इन्हें हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और जब हमारी ये साउथ पोल के पास दिखती हैं तो इन्हें कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ठीक है। कितने रीजन में दिखती हैं, ये लगभग हमारी 500 से 1500 किलोमीटर तक दिखती हैं, ठीक है। तो ये था सब कुछ हमारा ऑरोरा के बारे में। अब हम देखते हैं कि इन ऑरोरा का इम्पैक्ट क्या होता है, यानी हमारी धरती पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, जो भी हमारे धरती पे सैटेलाइट्स हैं, यानी जो हमारी सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ काम कर रही हैं, वो हमारी कहाँ तक हैं,
अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के चारों तरफ। यानी ये जो हमारा सर्कल बना रहा हूँ मैं, ये हमारा क्या है, अर्थ का ग्रेविटी फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ तक धरती का काम करता है। और इसके बाहर है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सूर्य से आने वाली इन गैसेस को और इन रेडिएशंस को नहीं रोकता, ये आने देता है, ये सिर्फ कम करता है पर ये रोक नहीं सकता। जो हमारे अर्थ का ग्रेविटी फील्ड है, अगर इसके अंदर हमारे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रभाव पड़ता है तो हमारे सैटेलाइट, टीवी, एसी, रिमोट, कंप्यूटर, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ, हर एक चीज़ जो भी हमारी सैटेलाइट से चल रही है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो हमारे अर्थ का ग्रेविटी फील्ड है इस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टॉर्ट होती हैं तो इनसे हमारी एक्वेटिक लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ हमारे एनिमल्स हैं जैसे पिजन, टर्टल्स, हमारी व्हेल्स होती हैं, तो वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेंस कर सकती हैं और वो इन्हीं के माध्यम से एक ओशन से दूसरे ओशन तक, एक सी से दूसरे सी तक, जो बर्ड्स हैं, पिजन्स हैं, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक माइग्रेट करते हैं। पर जब हमारा ये सोलर फ्लेयर्स यानी जो प्लाज्मा आता है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टॉर्ट कर देता है और इनसे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं इससे भी फ़र्क पड़ता है। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड भी फेल हो सकती है। तो ये कुछ ऐसा है। इसका पहले एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 1859 में, ठीक है, 1859 में ऐसा हुआ था होनोलुलु और यूएसए में, वहाँ पर हुआ था एक इंसिडेंट ऐसा कि ये ऑरोरा इंसिडेंट हुआ था। और उसके बाद जो टेलीग्राम ऑपरेटर्स थे उनके सिग्नल्स जो हैं वो शॉर्ट हो गए थे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट हो गए थे, उनके सिग्नल पूरे डिस्टॉर्ट हो गए थे। तो उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। तो जब उन्होंने इस लाइटनिंग को स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनके इम्पैक्ट से ऐसा हुआ है। क्लियर? अब सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑरोरा। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।